आनंद, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र की स्थिति कैसी है, मुंबई के साथ साथ जो महाराष्ट्र के दूसरे हिस्से हैं? ये महाराष्ट्र को अभी ये हफ्ता जो है पूरा राहत भरा रहा है। आपको हम्म। बता दूं कि हम कल से अनलॉक कर रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में अगर देखा जाए तो 13,000 के करीब मरीज मिले हैं, इसमें 300 लोगों की मृत्यु हुई है। और मुंबई को भी राहत है कि 900 के करीब मरीज मिल रहे हैं, 29 मरीजों की मौत हो चुकी है। और जो पॉजिटिविटी रेट था वो अभी कम हो रहा है धीरे धीरे। और आपको बता दूं कि महाराष्ट्र में कल से जो अनलॉक हो रहा है वो 5 फेज में हो रहा है, जहाँ पे 25% ऑक्सीजन के बेड ऑक्यूपाइड किए गए हैं, जहाँ पे पॉजिटिविटी रेट 5% है। ऐसे जिलों को अभी धीरे धीरे कल से अनलॉक करना शुरू होगा। लेकिन महाराष्ट्र के लिए दिक्कत की बात यह है कि जो पश्चिमी महाराष्ट्र है और कोंकण रीजन है जो मुंबई से सटा हुआ है, वहां पे अभी भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है, तो वो एक चिंता की बात है। लेकिन धीरे धीरे कल से लोगों को राहत मिलना शुरू हो जाएगी। जिस तरह से अनलॉक की प्रोसेस है वो काफी अच्छे तरीके से डिजाइन की गई है। आपको बता दूं कि सिर्फ स्कूल छोड़ के बाकी के पूरे नॉर्मल कंडीशन में सभी आस्थापनाएं शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। तो कल से धीरे धीरे महाराष्ट्र में राहत दिखाई देगी। लेकिन एक बात पे गौर करना पड़ेगा कि एक तरफ म्यूकोरमाइकोसिस का खतरा है और दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि बच्चों को इस लहर में ज्यादा खतरा हो सकता है। तो लोगों को एहतियात बरतने होगी। जो सहूलियत मिल रही है उसका गैर फायदा न उठाते हुए लोगों ने अभी भी कोरोना के नियम अगर पालन करते हैं, सरकार ने ये भी कहा है कि लॉकडाउन अनलॉक करना है या लॉकिंग करना है, इसका पूरा अधिकार जो है स्थानीय प्रशासन को है। और हर हफ्ते ये कैटेगरीज बदलते रहे। नहीं, अगर ये आपने कहा कि 5 फेज में अनलॉक किया जाएगा, तो किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार ने उसको डिजाइन किया है? क्योंकि महाराष्ट्र में की स्थिति हर जगह की अलग अलग है। मुंबई के चैलेंजेस अलग होंगे, नागपुर के अलग होंगे, मराठवाड़ा के कुछ और जो जिले हैं जो काफी इंटीरियर इलाके हैं वहां के हालात बिल्कुल अलग होंगे, सिचुएशन सबके अलग होंगे। देखिए, पहली कैटेगरी में ऐसा है कि अगर पॉजिटिविटी रेट 5% तक है और 25% से नीचे बेड ऑक्यूपाइड किए गए तो वो पहली फेज में आएगा। दूसरी फेज में पॉजिटिविटी रेट 5% और 25% और 40% के बीच में अगर आपके ऑक्सीजन के बेड ऑक्यूपाइड किए गए तो वहां पे अलग से निर्बंध लगेंगे वहां पे। उसके बाद तीसरा कैटेगरी जो आता है वहां पे 5 से 10% के बीच में अगर पॉजिटिविटी रेट है और 40% के ऊपर अगर बेड ऑक्यूपाइड किए गए हैं तो वो तीसरी कैटेगरी में आएगा। चौथी कैटेगरी में आएगा 10% से ऊपर पॉजिटिविटी रेट और 40% से ऊपर ऑक्सीजन बेड ऑक्यूपाइड। और पांचवी कैटेगरी जो है, पांचवी कैटेगरी में अगर 10 से 20 के प्रतिशत के बीच में अगर पॉजिटिविटी रेट है और उसके 40% से ज्यादा बेड ऑक्यूपाइड किए गए तो पांचवी कैटेगरी में। फिलहाल महाराष्ट्र में पांचवी कैटेगरी में कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये चारों कैटेगरी में डिस्ट्रिक्ट है। और उसमें चौथी और तीसरी कैटेगरी में सबसे ज्यादा अगर इन क्षेत्र का अगर समावेश होगा तो वो है कोंकण रीजन, पश्चिम महाराष्ट्र और विदर्भ के 1-2 जिले बुल्ढाना और शायद अकोला वगैरह। तो ये डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा सा संक्रमण का जो है खतरा है अभी भी मंडरा रहा है। तो राज्य सरकार ने स्थानीय प्रशासन को अधिकार दिए है कि यार आप हर हफ्ते इन 2 चीजों को मॉनिटर कीजिए और फिर डिसीजन लीजिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट को किस कैटेगरी में डालना है, उस हिसाब से फिर निर्बंध लगाए जाए। ठीक है। छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या है? तो मेरे साथ लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं अलग अलग जगहों से। सबसे पहले अब इस जगह जो स्थिति पर है महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में आनंद हमने देखा है कि महाराष्ट्र एक वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था। आज की तारीख पर देखें तो कई ऐसे राज्य हैं, विशेष तौर पर दक्षिण भारत के कर्नाटक, तमिलनाडु, यहाँ पर महाराष्ट्र से भी ज़्यादा खराब स्थिति है। महाराष्ट्र सरकार ने उसमें काम किया जिसकी तारीफ भी बहुत कई जगहों पर, अलग अलग कोर्ट ने भी उस पर तारीफ की है। महाराष्ट्र सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब ये होगी क्योंकि अब महाराष्ट्र अनलॉक की प्रोसेस शुरू करने वाला है, तो वहां पर मामले ना बढ़े, ये एक बड़ी चुनौती स्थानीय प्रशासन और महाराष्ट्र सरकार की होगी। क्योंकि एक बार जब अनलॉक की प्रोसेस शुरू होता है तो लोग थोड़े बेफिक्र हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जिस मुद्दे का आपने जिक्र किया वो सबसे अहम मुद्दा है। अगर अनलॉक किया जाता है उसके बाद लोगों का बिहेवियर कैसे होता है, प्रशासन किस तरह से उसको सख्ती बरतती है, ये भी देखना होगा। क्योंकि हमने देखा था कि दूसरी लहर के शुरुआत में जिस तरह से हमने अनलॉक करना लॉकिंग करना शुरू कर दिया था, लोगों ने एहतियात नहीं बरते, जिसके कारण हम 60,000 58,000 तक गए थे, जिसके कारण देश में सबसे ज्यादा संक्रमण या मृतकों के आंकड़े महाराष्ट्र में पाए गए।
क्योंकि सरकार की तरफ से लॉकडाउन तो लगा दिया गया था, निर्बंध भी कठोर कर दिए गए थे, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे सरकार पूरी तरह से जीरो थी, जिस कारण संक्रमण के आंकड़े भी तेजी से बढ़े और मृतकों का आंकड़ा भी बढ़ा। अभी अगर हम कल से अनलॉक कर रहे हैं तो अगर देखना होगा सरकार किस तरह से इम्प्लीमेंट करती है और लोग कितने सीरियसली इसको लेते हैं, इसके ऊपर ही डिपेंड करेगा। लेकिन दूसरी लहर में एक सबसे अच्छी बात सरकार ने ये की है कि स्थानीय प्रशासन को पूरे अधिकार दे दिए है लॉकिंग के और अनलॉक के। तो स्थानीय प्रशासन अगर सख्ती बरतता है, लोग भी अपने रूल्स को फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है ये अनलॉकिंग में भी संक्रमण का आंकड़ा हम कम देख सकते हैं। ठीक है। महाराष्ट्र में क्या सख्ती बरती जा रही है बेपरवाह करने वाले लोगों से, आनंद? पहली लहर में जिस तरह से सख्ती बरती गई थी, लोगों ने भी एहतियात बरते थे, प्रशासन एकदम सख्ती से पेश आ रहा था, जो दूसरी लहर में नहीं देखा गया। मैं आपको कई बार मतलब हमने दिखाया भी है विजुअल और आपकी स्टोरीज के जरिए कि लोग लॉकडाउन तो लग गया था लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, जिस कारण संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे थे। अब देखना यह होगा अगर कल से लॉकडाउन अनलॉक किया जाता है तो लोग कितने एहतियात बरतते हैं, कितने नियमों का पालन करते हैं, ये देखना होगा। लेकिन दूसरी लहर में जो पहली लॉकडाउन था उसमें देखा गया है कि पूरी तरह से प्रशासन सख्त नहीं था। अभी तो और ज्यादा रिस्ट्रिक्शन हटाए गए हैं, तो हो सकता है लोग उसका पालन करें, ऐसी अपेक्षा है, लेकिन वो होगा कि नहीं मुझे अभी भी डाउट है। चलिए आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सतीश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अश्विनी, आपका